हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को सुनाने के लिए क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। जो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किए तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। जैसे कि मैं कुछ दिनों से मेरे इस चैनल पर आपने देखे होंगे जो बहुत सारे ऐसे घटना बताया, और कुछ दिनों से हो भी रहा था, जो पत्नी द्वारा पतियों को मारा जा रहा है। और ये घटना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था, मामला बढ़ते ही जा रहा था। कहाँ पर जहाँ पर बताया जा रहा था कि नई नवेली दुल्हन अपने पति को हनीमून के बहाने ले जाते हैं, मार देते हैं। और कई सारे ऐसा भी घटना है जो 20-20 साल पति के साथ रहने के बाद पति को मौत के घाट उतार देते हैं। कई सारे ऐसा भी घटना है, जवान बेटा है, जवान बेटी है, फिर भी वो किसी के चक्कर में आता है, गैर मर्द के चक्कर में आते हैं, और आने के बाद उसी की मदद लेकर अपने पति को रास्ते से हटा देता है, यानी मौत के घाट उतार देते हैं। ये सारी घटना सामने आया और मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे मामले में बनाया। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। आज पति पत्नी और आशिक का ही बात है, लेकिन पूरा कहानी बिल्कुल उल्टा है। क्यों उल्टा है, आप जब पूरा कहानी सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा। इस पर जब पत्नी का अवैध संबंध किसी दूसरा पुरुष के साथ हो जाता है, पति को पता चल जाता है। अब जब पति को पता चलता तो पिछले सारी घटना में पत्नी जो है अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसमें जब पति को पता चलता है, पति अपने पत्नी से इजहार नहीं करता। पति सोचता है इस मोहल्ले को ही छोड़ देना अच्छा है। वो उस घर को छोड़ता है और वहां से 15 किलोमीटर दूर पे चले जाते हैं, बगैर किसी को बोले, बगैर किसी वजह के। क्योंकि वजह उन्हें पता था, अपने पत्नी को इजहार नहीं करते, बच्चों के साथ पत्नी को लेकर 15 किलोमीटर दूरी पे जाते हैं और वहां पर एक किराया पर मकान लेकर रहने लगते हैं। लेकिन अब पत्नी को समझ में नहीं आ रहा है जी ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब आशिक से मिलना जुलना बंद हो गया, लेकिन आशिक के साथ फ़ोन पे बातें करती और फ़ोन पे सारी बात बता देती है, जो ऐसा ऐसा है, अचानक आ गया और कुछ बता भी नहीं रहे। हमें तो लगता है उन्हें शक हो गया, इस वजह से वो हम लोगों को लेकर यहाँ आ गए। तो उस जगह का नाम बताते हैं। अब आशिक देखिए, आशिक एक दुकानदार होता है, अच्छा खासा पहचान था वहाँ पर। वो आशिक उस महिला के इतना दीवाना हो चुका था कि वो अपना यहाँ पर दुकान वगैरह सब कुछ बंद कर देता है और उस महिला के चक्कर में महिला जहाँ पर जाकर रह रही थी उस जगह पर वो भी पहुँच जाता है। पहुँच जाने के बाद वहाँ पर वो एक दुकान लेता है और बाकायदा दुकान चलाने लगता है। फिर कुछ समय जाने के बाद पति को पता चलता है, अरे वो शख्स तो मेरी पत्नी का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। अब इस बात पर पति जो है अपने पत्नी को सामने बैठाकर साफ साफ कहता है, साफ साफ पूछताछ करता है, जो देखो इस वजह से मैंने उस मोहल्ले को छोड़ा था ताकि हम लोगों का बदनामी ना हो, और तुम जो कर रहे हो ये सब गलत है। हमारे बीच में बच्चे हैं और अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो, नहीं तुम खुशी खुशी मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे धोखा क्यों दे रही हो। इसे कहने के बाद जो है पत्नी तो नज़रें झुका लेते हैं। पत्नी माफ़ी मांगती है, जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पति कहता नहीं, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, मुझे पता है तुम ही ने उसको बुलाया और वो तुम्हारा इतना दीवाना है कि उसका सारे काम काज वहाँ पे ठप पड़ गया, वहाँ बंद करके, जबकि उसका अच्छा खासा धंधा था वहाँ पर छोड़कर जब वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ सकता है तो आसानी से तुम उसे भुला नहीं सकती और वो भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो इसीलिए तुम्हें कुछ जैसे मैं कहूँ तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। पत्नी सोच में पड़ जाती है। पत्नी आखिरकार पति का बात मान लेती है, जो ठीक है आप जैसे कहते हो वैसा ही होगा। तो फिर पति जो है पत्नी के कान में कुछ बात बताती है, जो तुम्हें ऐसा ऐसा करना पड़ेगा और तुम अपने आशिक को बुलाओ, मेरे सामने बुलाओ और उसे कहो कि मैं घर पर अकेली हूँ, मिलने आ जाओ। अक्सर मिला करते थे, तो इसके लिए उस आशिक के लिए कोई नई बात तो नहीं थी। महिला के फ़ोन जाते ही फ़ौरन वो आशिक उस घर में पहुंच जाते हैं। कमरे में ऑलरेडी महिला का पति मौजूद था। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी करता है, पति पत्नी मिलकर उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ जिसे धोखे से बुलाया, हर किसी का रूह कांप उठता है। जो कोई किसी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है। अगर रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना था, साफ साफ इनकार कर देती, जो देखो मेरे पति को पता चल गया, मेरे बच्चे हैं, लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं,
अब तक तो जो मैंने गलती कर ली, अब आगे दोहराऊँगी नहीं, तुम मुझे भूल जाओ, मैं भी तुम्हें भूल जाती हूँ। ये सब कह के बहुत सारे रास्ता होता निकाल जाते, लेकिन इस महिला ने इस रास्ते को नहीं चुना, बल्कि पति जो कहा, एक दर्दनाक मौत उस व्यक्ति को दिया। आज उसी कहानी को इसी वीडियो में बताऊंगा, और कहाँ का है पूरा डिटेल इसी वीडियो में। तो घटना है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर का। फतेहपुर में ही दरअसल ये घटना जो है कानपुर में घटी थी। कानपुर का एक लड़का होता है, नाम है राहुल पटेल, 32 साल का होता है, व्यक्ति होता है। अब जब राहुल पटेल कुछ दिनों से वो घर पर नहीं आ रहा था, तो उसके भाई को चिंता हुआ, जो मेरा भाई कहाँ जा सकता है, और उसके मोबाइल पे भी कॉल लगा रहा था। वो घर से जब निकला था तो बाइक से निकला था, बाइक लेकर यानी मोटरसाइकिल लेकर वो निकला था। आसपास वाले से पूछता है, और ये जो जिस जगह पर वो लोग रहते थे कानपुर में, जाफरगंज पुलिस थाना लगता है, और इसी जाफरगंज पुलिस थाने के अंदर एक जो गांव लगता है, उस गांव का नाम है कसियापुर गांव। ये कसियापुर गांव का रहने वाला था राहुल पटेल। अब राहुल का भाई जो है काफी दिनों से ढूंढ रहा था, मतलब 2-3 दिन गुजर जाते और ज्यादा बेचैनी होता, परिवार वाले सारे लोग ढूंढते, उसके दोस्त लोगों से बातचीत करते, पूछताछ करते। तभी उसका भाई जो है आखिरकार जाफरगंज पुलिस थाने पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने भाई राहुल पटेल का गुमशुदगी का मिसिंग यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। बताते हैं, जो साहब 2-3 दिन से हम लोग बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे भाई क्या कोई पता नहीं, आप जरा देखिए कहाँ पर गया। राहुल का फोटो देता है, राहुल का मोबाइल नंबर देता है, राहुल का बाइक का नंबर देते, सारी बात पुलिस वाले जैसे पूछताछ करता है। अब 32 साल का आदमी है, कहाँ जा सकता है। पुलिस वाले इस मामले में गुमशुदगी मामला तो दर्ज करता है, मिसिंग कंप्लेंट तो ले लेता है, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा था। वो लोग भी एकदम खामोशी से बैठ गया था, जो कहाँ जाएगा। छोटा बच्चा होता या फिर महिला होते तो बात अलग थी, लेकिन एक नौजवान या जवान, 32 साल उम्र है, ये व्यक्ति कहाँ जा सकता है। खैर जो भी है, मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज हो जाती है। उसके बाद कोई पता नहीं चलता, धीरे धीरे समय बीतते गया। फिर आ जाता है 2 जुलाई। इस घटना से 9 दिन बाद 2 जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, इसी महीने की बात कर रहा हूँ। 2 जुलाई को यह आ जाता है फतेहपुर का एक बागेबार पुलिस स्टेशन लगता है और बेदकी पुलिस लगता है। ये दोनों पुलिस स्टेशन के बीच बराबर एक नदी भी वहाँ पर है, रेत नदी। उस नदी किनारे पे एक व्यक्ति को एक कंकाल दिखाई देता है, और इंसानी कंकाल है, और वो अधूरा था। इंसानी बॉडी का अंग जो है अधूरा था, सिर गायब था और दोनों बाजू गायब था, तो कंकाल जैसा था। अब उन्हें पहले तो वो देखा, सहम उठा, उसके बाद पुलिस वाले को खबर दिया। दोनों पुलिस थाने में ये रेत नदी जो है दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं, यानी दोनों पुलिस स्टेशन से रेत नदी लगता है। बाकेबार पुलिस और बेद की पुलिस दोनों को खबर दी जाती है। वहाँ पे पुलिस टीम पहुँचते हैं, वाकई इंसानी बॉडी है, लोग जमा होता है धीरे धीरे। अब उसके बाद उस बॉडी को कब्जे में, मतलब जो भी अधूरा मिला था पार्ट्स, उसको कब्जे में लेता, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और उसकी बाकी का हिस्सा ढूंढा जा रहा था, लेकिन कोई पता नहीं। तो तभी जो पुलिस का एक होता है ना, अलग अलग पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है, जो ऐसा ऐसा है, एक ऐसा बॉडी मिला है, कंकल जैसा मिला। कंकल दरअसल बॉडी तो पूरा नहीं था, और वो एकदम खराब हो चुका था। तो उसी जाफरनगर पुलिस को भी खबर दी जाती है। तो जाफरनगर पुलिस में एक पहले से ही गुमशुदगी का मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज था, और बाइक नंबर बताते हैं, वहाँ पे सब मिलता है, बेल्ट मिलता है, बहुत सारे सबूत वहाँ पर मिलता है, जो बॉडी के पास, उसी रेत नदी के पास सारी चीज़ बताया जाता है। तो जाफरगंज पुलिस थाना जो है, जो कानपुर के अंदर है, वहाँ पे मिसिंग कंप्लेंट था, इसीलिए राहुल पटेल के बारे में उन लोगों को ध्यान आया। ऐसा तो नहीं जो एक लड़का आया था अपने भाई के बारे में बता रहा था जो मिसिंग है, तो क्यों ना उसका भाई को खबर दी जाए। उसका भाई को खबर दी जाती है, और उसके बाद जिस पुलिस स्टेशन में खबर गई थी, यानी बेदकी पुलिस में, जाफरगंज पुलिस कांटेक्ट करता है, और सारे सबूत जो मिला था वो सारे राहुल पटेल का भाई को दिखाता है। दिखाने के बाद ही राहुल पटेल के भाई और परिवार आसानी से पहचान कर लेता है, जो हाँ ये राहुल पटेल का ही सब कुछ है, यानी जो बॉडी मिला था वो राहुल पटेल का है। उसके बाद अब बाकी सिर तो नहीं मिला, शनाख्त तो नहीं हो पाएगा, डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए में मैच कर जाता है परिवार के लोगों से, और फिर
हो जाता है पूरा खुलासा जो ये राहुल पटेल ही है। अब इस केस का छानबीन में सीरियस तरीके से हो रहा था, आखिर राहुल पटेल को किसने और क्यों मारा और इतनी दर्दनाक मौत आखिर देने के पीछे वजह क्या है और कौन दिया है इसे मौत। अब ये जाफरगंज पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट था, लेकिन यहाँ पे घटना जो है दो पुलिस स्टेशन के बीच हुआ था। एक तो है बागेबार पुलिस और बेदकी पुलिस। तो बेदकी पुलिस इस घटना का जांच करता रहता है, क्योंकि बॉडी उन्होंने रिकवर किया था, बॉडी उन्होंने कब्जे में लिया था। तो इसीलिए बेदकी पुलिस जो है अब जाफरगंज पुलिस थाने में जो मिसिंग कंप्लेंट के बारे में पूरा डिटेल था वो सब ले लेता है और लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन करता है और राहुल पटेल का परिवार और राहुल पटेल का भाई से पूछताछ करता है। तब राहुल पटेल बताता है जो हाँ, मुझे लगता है मेरे भाई का किसी महिला के साथ अवैध संबंध है और किसी के संपर्क में था। वो अक्सर फोन पे लगा रहता था और जी राहुल पटेल जो है वो एक टेलर, लेडीज टेलर होता है और एक दुकान चलाता था, शॉप चलाता था, जो कानपुर के अंदर ही और जाफरगंज पुलिस थाने के अंदर आता है। वो दुकान बंद करके वो वहाँ पर जाता है। जाने के बाद पता चलता है ये दुकान तो उसने छोड़कर यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर पर एक जगह पे वो किराए पर दुकान लिया था और वहीं पे दुकान डाला था। ये अच्छा खासा चलता था। न जाने क्या हुआ, वो एक दिन बंद करके सब कुछ यहाँ से सामान उठाकर और यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर वहाँ पर जाकर वो दुकान खोला था। अब वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पे दुकान पे ताला लगा हुआ था, क्योंकि राहुल पटेल का तो मौत हो गया था। आसपास वाले से पूछता है, सारे लोग बताते देखिए कुछ ही दिन पहले आया था वो, और हाँ लेडीज टेलर है, लेकिन हम लोग को उतना पता नहीं, जानकारी नहीं है उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि हाल ही में आया था। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग ज़्यादा बता नहीं सकते। तो राहुल पटेल का नंबर, मोबाइल नंबर पुलिस वाले के पास था। उसका CDR निकालता है, लास्ट लोकेशन चेक करता है। लास्ट लोकेशन उसी इलाका का दिखा रहा था जहाँ पर वो दुकान उसका था। तो ऐसा लगा जो शायद वो इसी इलाका में घूम फिर रहा था, तो इसी इलाका ही लोकेशन दिखा रहा था। लेकिन जब CDR निकालता है, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, लास्ट कॉल खास करके देखा जाता है, जो इस व्यक्ति ने किसके साथ लास्ट में बात किया उस नंबर का डिटेल निकालता है। जब उस नंबर का डिटेल निकाला जाता है तो दिखता है कि वो नंबर अक्सर राहुल पटेल के साथ बातें होती थी। अब कई घंटों घंटों बातें होती थी और सालों से हो रही थी। तो इसलिए उस नंबर का पूरा डिटेल खंगाला तो पता चला ये एक महिला के नाम पे रजिस्टर है, नाम है सरिता। अब सरिता कौन है? जब उस नंबर के जरिए, उस लोकेशन के जरिए सरिता के घर पे पहुंचता है, सरिता कहीं और नहीं होती है बल्कि जो राहुल पटेल नया दुकान लिया था उस इलाका में ही सरिता रह रही थी। उसके घर में पुलिस का टीम पहुंचता है। पहुंचने के बाद सरिता को पूछताछ करता है। सरिता का पति था, बच्चे थे, सब लोग वहीं पे मौजूद था। सरिता का पति का नाम होता है राम भवन। राम भवन से भी पूछताछ करता है, जो तुम लोग राहुल पटेल को कैसे जानते हो, जो लेडीज टेलर है, दुकान बंद है। अब वो दोनों जो है इधर उधर के बातें करने लगे, लेकिन सरिता के जो नंबर में बहुत कुछ पुलिस वाले को पता चल रहा था। घंटों घंटों बातें करना और लास्ट बार उसी के साथ बातें करना, लास्ट बार उसी जगह पे लोकेशन दिखाना, इसीलिए पुलिस वाले के सामने उन दोनों का नहीं चलता। अब उन दोनों को हिरासत में लेता है, राम भवन को और सरिता को लेकर पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद पुलिस अपने अंदाज से जब पूछताछ करता है, दोनों डर जाता है। सरिता भी डरती है और राम भवन भी डरता है, और आखिरकार दोनों सच बोलने के लिए कबूल लेता है, जो हम लोग सच बताने को तैयार है। आखिर राहुल पटेल कहाँ पर है और उसके साथ हम लोगों ने किया क्या। तो बताता है राहुल पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस वाले बताते हैं हम लोग को पता है, राहुल पटेल का हम लोगों को कंकाल मिला है। पुलिस वाले ये भी बताता है जो राहुल पटेल का जो कंकाल मिला है वो आधा अधूरी मिली है, क्योंकि पूरा शरीर का हिस्सा नहीं मिला। उसका सिर गायब है, उसका दोनों बाजू गायब है। तुम लोगों ने उसका बाकी हिस्सा कहाँ फेंका? उन लोग बताते जो रित नदी के हम आसपास ही फेंका, लेकिन हाँ फेंकने से पहले उसका बाजू और सिर काट कर अलग जगह में फेंक दिया था, ताकि उसकी पहचान ना हो पाए, उसकी शनाख्त ना हो पाए। पुलिस वाले हैरान होकर सुन रहा था दोनों की बातें, पति पत्नी का। और इस काम को दोनों ने ही किया है, सरिता और राम भवन ने ही किया है। अब दोनों कबूल लेता है जो हम लोगों ने किया। उसके बाद अब मेन वजह ये थी, आखिर क्यों, आखिर एक व्यक्ति को इस तरीके से मौत देने के पीछे का वजह क्या है, और पति पत्नी मिलकर उस व्यक्ति को क्यों मारा। तब राम भवन पूरी बात बताता है। राम भवन बताता है दरअसल बात 2021 से शुरू हुई थी। मैं उस इलाका में रहता था
अपने जिस जगह पे मैं रहता था, वो लोग उस जगह का नाम बताता है, जो आज से कुछ ही महीना पहले हम लोग उस इलाका को छोड़ के यहाँ पर आकर रह रहे थे। लेकिन राहुल पटेल भी जो है यहाँ पर आ जाता है। लेकिन उससे पहले राहुल पटेल वहाँ पर रहते थे। पुलिस वाले ने पूछा, तो तुम लोगों ने उस जगह को छोड़ा क्यों, खाली क्यों किया? राम भवन बताता है, जो राहुल पटेल की वजह से और मेरी पत्नी की वजह से। मेरी पत्नी को मैं किसी चीज़ का कमी नहीं होने देता, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा, जो मेरी पत्नी का राहुल पटेल के साथ, जो लेडीज टेलर होता है, उसके साथ मेरी पत्नी का कुछ नज़दीकियाँ ज़्यादा है। मैंने गौर किया और ये सच होता है। मेरी पत्नी सरिता का अवैध संबंध जो है राहुल पटेल के साथ था। इसलिए मैंने इस बात से मैं अपने पत्नी को भी कुछ नहीं कहा और राहुल पटेल से भी इस बात को लेकर मैंने बात नहीं किया। बस मैंने खामोशी से अपने पूरा परिवार को, सरिता और मेरे बच्चों को लेकर उस इलाका को ही छोड़ देता हूँ। जो अगर यहाँ रहेंगे, एक ना एक दिन सब बदनामी होगी, मेरे बच्चों का भविष्य खराब होगा, उन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और मेरी पत्नी को समझा के कुछ मतलब नहीं, क्योंकि पास में ही वो रहता है। तो इसीलिए मैं उस इलाका को खाली करना ही बेहतर समझा। मैं अचानक छोड़कर, मैं अपने पत्नी को भी नहीं बताता किस वजह से छोड़ा, हालांकि सरिता ने बहुत बार पूछी थी। मैं चुपचाप छोड़कर पूरा परिवार के साथ 15 किलोमीटर दूरी पर जाकर रहने लगता हूँ। फिर मैं जब काम पे जाता, काम से वापस आता, तो देखता कि मेरी पत्नी सरिता फोन पर लगे रहते। मुझे फिर से डाउट हुआ। इस बार अब मुझसे रहा नहीं गया। जब मैंने मेरे पत्नी का नंबर चेक किया, मोबाइल चेक किया, किससे बातें करती है, तो देखा कि राहुल का। जब राहुल से उसका बातें होती थी तो राहुल को बुलाते भी थे। फिर कुछ समय बाद मुझे ये पता चला, राहुल जो है वहाँ का दुकान छोड़कर मेरे ही मोहल्ले में आकर एक दुकान डाला है और यहीं पर रह रहा था। अब मुझे साफ साफ इस मैटर को लेकर फैसला करना था। अब फैसला किसके साथ कर सकते हैं? राहुल के साथ तो मतलब ही नहीं, वो तो पराया इंसान है, उसके साथ क्या बात करना है। इसीलिए मैं अपनी पत्नी को सामने बिठाता हूँ और पूछताछ करता हूँ, जो देखो मुझे सब कुछ पता है। तुम इतना दिनों से पूछ रही थी ना, जो मैं उस जगह को क्यों खाली कर दिया, वहाँ से क्यों इधर आया, तुम्हारी वजह से। तुम क्यों हम लोगों का ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन लोगों पर क्या असर होगा, तुमने सोचा कभी? सरिता मेरी तरफ आंख पे फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सरिता को लग रहा था जो मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद मैं बताता हूँ, देखो अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, मुझे धोखा मत दो। तुम्हें अगर राहुल पटेल के साथ ही रहना है तो राहुल पटेल के साथ ही रहो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा अवैध संबंध राहुल पटेल के साथ है और ये कई दिनों से है। जब वहाँ पर भी था और यहाँ पे भी, राहुल पटेल जो दुकान बंद करके यहाँ पर आया है वो तुम्हारी वजह से आया है, मुझे सब पता है। सरिता एकदम खामोशी से मेरे तरफ देखने लगी और आखिरकार मैंने जब उससे जवाब पूछा, जो जवाब दो, तुम क्या चाहती हो? मुझे छोड़कर, मुझे धोखा देना है तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। तुम राहुल पटेल के साथ अगर खुश रहना चाहती हो जाओ, अगर मेरे साथ रहना है तो राहुल पटेल को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद सरिता बच्चों की कसम खाती है, मेरी कसम खाती है और कहती है, रोते हुए बताती है, जो नहीं, मुझे आप ही के साथ रहना है और राहुल पटेल को मैं भूल जाऊंगी, उससे मैं आप कोई नाता रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन मुझे ये भरोसा नहीं था, मुझे यकीन नहीं था अपने पत्नी सरिता के ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं। अगर तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहती हो और राहुल को छोड़ना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद राम भवन जो है सरिता को समझाती है, जो जब तक राहुल पटेल जिंदा रहेगा, ये मेरा जो शक है, ये जो तुम्हारा अवैध संबंध है, भले ही तुम उसके साथ दोबारा नहीं मिलोगी, लेकिन मेरे अंदर से ये शक कभी नहीं जाएगा। इसीलिए इस शक को हमेशा हमेशा खत्म करने के लिए तुम्हें मेरे सामने राहुल पटेल को मौत के घाट उतारना होगा और इसका साथ मैं खुद दूंगा। उसके बाद सरिता कुछ टाइम तक सोची और उसके बाद बता दी, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, आप बताओ क्या करना होगा। उसके बाद राम भवन अपनी पत्नी सरिता को बताता है, एक काम करो, तुम उसे बुलाओ। वो अक्सर आता था घर पर, राहुल पटेल उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, और सरिता बुलाए तो वो आएगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राम भवन सरिता को बताते, तुम उसे बुलाओ, मैं घर पर मौजूद रहूंगा और फिर दोनों मिलकर उसका मौत के घाट उतार देंगे। वैसे ही करती है सरिता। पति का बात सुनने के बाद राहुल पटेल को फोन करती है और कहती है, देखो मेरा पति निकाल चुके हैं और तुमको आना है तो आ जाओ।
मैं अकेली हूँ। अब पास में ही था राहुल पटेल, तुरंत पहुंच जाते उसके घर में। लेकिन जब घर में जाते हैं, क्योंकि राम भवन चुपके से था, राम भवन पीछे से जाकर राहुल पटेल के ऊपर एक भारी भरकम वस्तु से उसके सिर पर मारता है, वो जमीन पर गिरता है, लेकिन मरा नहीं था। उसके बाद सरिता, प्लान के तहत सरिता राहुल पटेल का हाथ को पकड़ लेते हैं और उसके बाद रस्सी से दोनों मिलकर उस राहुल पटेल का गला घोट देते हैं। अब गला घोटने के बाद उसका मौत हो जाता है, सांसें रुक जाती है। अब बॉडी को तो ठिकाने लगाना है। उसके बाद राम भवन जो है बाइक स्टार्ट करते हैं, राहुल पटेल को बीच में बिठाते हैं और पीछे सरिता बैठती है। बैठने के बाद दोनों मिलकर उसको लेकर रेत नदी के पास जाता है और साथ में तेजदार हथियार लेके गया था, वो आरी लेके गया था। उस आरी से उसका सिर को काटता है, दोनों बाजू को काटते हैं और काटने के बाद सिर और बाजू दोनों अलग जगह में फेंक देता है और उसकी बॉडी को रेत नदी के रेत पर थोड़ा गड्ढा करके बालू में दबा देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और थोड़ा बहुत पेट्रोल भी छिड़क दिया था ताकि जल्द से जल्द इसका बॉडी का तमाम हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए। आ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उसके कंकल बाहर आते हैं, लोगों को दिखाई देता है। पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। राहुल पटेल का भाई कानपुर में जो जाफरगंज पुलिस थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया था, कांटेक्ट करता है और पूरी डिटेल, पूरा सच्चाई सामने आता है। तो ये था वो पूरा कहानी। आप चाहे तो पता कर सकते हो गूगल में सर्च कर कर। ये उत्तर प्रदेश का फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में घटी थी ये घटना। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।